नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मिशन पर मची महाभारत की। किस मिशन पर महाभारत मची है ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस के महाअभियान की, जिसके तहत प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया है। तो वहीं बात करेंगे समाजवादी पार्टी ने सम्मेलन क्यों रखा है और उसकी योजना क्या है, और साथ ही बात करेंगे बसपा के सम्मेलन की और आपको बताएंगे कि वाराणसी में राजभर ने बातों ही बातों में क्या संदेश दिया और किसको वो अपना नेता मानने लगे हैं। और फिर बात करेंगे बाढ़ के विनाश लीला की। सबसे पहले बात करेंगे जल जीवन मिशन में मचे भ्रष्टाचार की कहानी की। प्रदेश के सबसे पुण्य योजनाओं में मानी जाने वाली जल जीवन मिशन योजना को लेकर महाभारत छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी यूपी सरकार के विभागीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पर सीधा आरोप लगा रही है और उनके अफसरों पर सीधा आरोप लगा रही है। महेंद्र सिंह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा बेबुनियाद बातें कही जा रही हैं, झूठ है। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रमाण के साथ बताया कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसका तो पता चल जाएगा, लेकिन बुंदेलखंड वासियों की क्या प्यास बुझेगी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार कि एक इतनी बड़ी योजना में भ्रष्टाचार के काम में लगे हुई पूरी सरकार। कुछ लोग नहीं चाहते पूरा हो मिशन। आज भी लोग नहीं चाहते हैं कि जल जीवन मिशन सफल हो और लोगों को घर तक शुद्ध पेयजल मिले और हमारी माता और बहनें जो बरसों से इस संकट को झेल रही, इससे मुक्ति प्राप्त करें। पवित्र मिशन में लूट की मिलावट। 40% उत्तर प्रदेश जल निगम का जो रेट है उससे 40% बढ़ाकर काम दिए जा रहे हैं जल जीवन मिशन में। बेबुनियाद है आपके सभी आरोप। लेकिन इन्होंने 1,20,000 करोड़ की फिगर लिखी है जो 100% झूठ है, मिथ्या है, जिसका कोई आधार नहीं है। आरोपों पर इनकार करने की आदत। लोगों के घरों में पहुंचाने वाले पानी के मामले में जो चोरी करने का काम सरकार कर रही है, इन लोगों को बख्शूंगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवा के। जल जीवन मिशन एक पवित्र मिशन है। देश और प्रदेश के दूर दराज इलाकों के लोगों को शुद्ध पानी पिलाकर पुण्य कमाने वाला मिशन है। लेकिन आम आदमी पार्टी के खुलासे के बाद ऐसा लगता है कि गरीबों और प्यासे परिवारों को पिलाने वाले इस जल मिशन में भ्रष्टाचार और घोटाले की मिलावट की गई है। सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने जमकर लूट की है, जबकि जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का कहना है कि आपके सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। प्रदेश के सभी काम ईपीसी मोड पर चल रहे हैं। पानी भरने के लिए जाते हैं, जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, वहां आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 40% एक चार्ट शीट है, मैं आपको दिखा सकता हूं। 40% उत्तर प्रदेश जल निगम का जो रेट है उससे 40% बढ़ाकर काम दिए जा रहे हैं जल जीवन मिशन में। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी पाइप का टेंडर नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में जितने काम हो रहे हैं वो ईपीसी मोड पर हो रहे हैं। कंपनियां पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं कि वो किससे सामान खरीदेंगी और किससे नहीं खरीदेंगे। 10 साल तक यही कंपनियां L&T, NCC, XYZ जो कंपनियां काम कर रही हैं वही उसको ऑपरेशन भी करेंगी, वही उसका मेंटेनेंस भी करेंगी। आप सांसद संजय सिंह यही नहीं रुकते, सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि टीपीआई के काम में कुल बजट का 0.4% ज्यादा का खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पूरी योजना में टीपीआई और कुल होने वाले कामों में जिस तरह से 30 से 40% की बंदरबाट की गई है,
उस पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि कुछ पाइपें जो सप्लाई की गई हैं, कुछ पाइपें चेंज कर देनी चाहिए, कुछ पाइपें खराब हैं। कभी ब्लैक लिस्टेड शब्द इसमें कहीं यूज नहीं किया गया है। जो पत्र कल उन्होंने दिखाया था, इसमें सेना ने लिखा है कि ऐसी कोई कंपनी हमारे यहाँ सूचीबद्ध नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड है, उसका काम खराब है। बाकी कुछ ये बात नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपनी सूचीबद्ध नहीं है। और आज मैं आदित्यनाथ के मंत्री को देख रहा था, मुझे तो लगा ये रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय बोल रहे हैं, कंपनी के वर्कर हैं। एक तरफ कह रहे हैं हमने किसी को पाइप का ठेका नहीं दिया, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रश्मि मेटेलिक को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इंटरेस्ट है आपका? आपके घर का कोई सदस्य इस कंपनी में है क्या? इसके माध्यम से आपको कुछ रिश्वत मिली है क्या? क्या संबंध क्या है आपका? सरकार आरोपों से इंकार कर रही है, जबकि आप सांसद संजय सिंह ने सरकार से सीधे सीधे कहा है कि सरकार जल्द इस मामले की सीबीआई जांच कराए या फिर हाई कोर्ट के जज के माध्यम से एसआईटी की जांच कराए, नहीं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। जैसे वेंटिलेटर के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है और कोर्ट चला गया हूं, और जैसे सतीश द्विवेदी के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है, इसी प्रकार से इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की भी शिकायत करूंगा, एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा, न्यायालय भी जाऊंगा। लेकिन ये लोगों के घरों में पहुंचाने वाले पानी के मामले में जो चोरी करने का काम सरकार कर रही है, इन लोगों को बख्शूंगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवा के ही मानूंगा। बहरहाल लाखों परिवारों की प्यास बुझाने वाली इस योजना को लेकर कौन कितना सच बोल रहा है, इस पर सरकार और विपक्ष चाहे जितना बहस कर ले, लेकिन जब ये योजना गरीबों तक पहुंचे तो साफ और सुरक्षित पाइपों के साथ, क्योंकि बुंदेलखंड वासियों की प्यास लंबे इंतजार के बाद बुझने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है, अब उन्हीं मुद्दों के सहारे यूपी में भी राजनीति को नई धार दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार किसान, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रही हैं, और अब कांग्रेस नया अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस की यूपी रणनीति तैयार। बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान। प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। क्या प्रियंका करेंगी यूपी में खेला? यूपी के चुनाव में प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर अब शुरू हो चुका है। खुद को फिर देश के सबसे बड़े राज्य में मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब नए कलेवर में नजर आने लगी है। यूपी कांग्रेस योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी है और क्विट इंडिया की तर्ज पर महंगाई, किसान और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को और तेज कर दिया है। 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से जंग छेड़ दी है। ऐसे में नारा दिया है बीजेपी गद्दी छोड़ो। कांग्रेस इस नारे के दम पर उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, और वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हर विधानसभा क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल किया है। बीजेपी गद्दी छोड़ो की हुंकार के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के सफाई का शंखनाद किया। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, गरीबों की आवाज के साथ कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन किया।
राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान का शंखनाद किया। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्याओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नारेबाजी की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वेद प्रकाश शुक्ला सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोहनलालगंज, मलिहाबाद में मार्च निकाला। चित्रकूट में भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुशल सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली और बीजेपी भारत छोड़ो की नारेबाजी की। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार गद्दी छोड़ो, जिस तरह से नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसकी इन आंदोलनों को लेकर, मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी चित्रकूट का ये विधानसभा वार प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन भाजपा सरकार गद्दी छोड़ो की गूंज से गूंजेगा। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी, तब तक ये आम जनता, व्यापारी, किसान, मजदूर और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान घंटाघर पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा से शुरू किया। और अगस्त क्रांति के रूप में जब अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। आज उसी प्रकार कांग्रेस जन, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी ने भी नारा दिया है। सभी कांग्रेस जनों ने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत कि भाजपा गद्दी छोड़ो। तो आगरा देहात के पिनहाट थाना क्षेत्र में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर आज पैदल मार्च निकाला गया है। भाजपा गद्दी छोड़ के नारे के साथ में हम लोगों ने आह्वान किया है कि भाजपा बढ़ती महंगाई को कम करे। अगर कम नहीं करेगी तो इसी तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता रोड पर आके आंदोलन करते रहे। गैस का सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे अदर्स खाद्य सामग्री हो, वो गरीब जनता के लिए बहुत महंगी पड़ रही है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये महंगाई कम नहीं की तो कांग्रेस पार्टी जिला लेवल पे धरना देगी। बांदा में भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया। बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारेबाजी के साथ बेरोजगारी, महंगाई, जासूसी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में कंपनी बाग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 किलोमीटर तक का पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। अयोध्या में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेसी उतरे और बीजेपी भारत छोड़ो की नारेबाजी की। 2022 के चुनावी रण में बीजेपी कांग्रेस को लड़ाई से पूरी तरह बाहर मान रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अटका हुआ है। अखिलेश यादव क्या रणनीति बना रहे हैं, उनकी चुनावी यात्रा कैसी है, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे की रणनीति बना रही है और 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस के इस आंदोलन से प्रियंका की राजनीतिक छाप साफ दिखने को मिल रही है। अब कांग्रेस कार्यकर्ता इसे कितना सफल बना पाते हैं, इस विरोध के जरिए कितने बड़े स्तर पर जनता को एकजुट किया जाता है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अमरोहा में एक बार फिर बसपा की सभा लगाई गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मंच पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर अंदाज में दिखे वो, ब्राह्मण मतदाताओं को साधने वाले अंदाज में दिखे। बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, ब्राह्मण लाएंगे बीएसपी को वापस, 2007 की तरह फिर मिलेगी जीत। बहुजन समाज पार्टी लगातार यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अमरोहा पहुंचे। जहां 40 सीटों में चुनाव लड़े थे ब्राह्मण समाज के लोग, उसको बढ़ा करके
उन्होंने 85 सीटों में लाने का काम किया था। सब समाज को लड़वाया, लेकिन ब्राह्मण समाज को भी बहुत चढ़ करके उनकी तैयारी के हिसाब से लड़वाने का काम किया। और जहां 85 लोग चुनाव लड़े थे, 85 में से 45 लोग चुन करके विधानसभा में पहुंचे थे ब्राह्मण समाज को। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी पर चौतरफा वार किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा सरकार में ब्राह्मणों को सही सम्मान और हिस्सेदारी मिली थी। मौजूदा समय में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी सभी ब्राह्मणों के साथ खड़ी हुई है। प्रदेश में बहन मांगी थी जब सरकार की, कानून का राज चल रहा था, कानून द्वारा कानून का राज चल रहा था। जहां पर कोई गुंडा बदमाश माफिया नजर नहीं आता था, जहां पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत सलामत रहती थी, अगर वो रात के 12 बजे भी घर से निकलती थी तो वो अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और किसी की मजाल नहीं है कि हमारी। फिलहाल बसपा का ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अमरोहा से भारत समाचार के लिए प्रबल प्रभाकर की रिपोर्ट। एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसानों को लगातार खुश करने के तरीके निकाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9.75 करोड़ किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी की किसानों को सौगात, 9.75 करोड़ किसानों को दिया तोहफा, 19,500 करोड़ रुपए की भेजी राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। इस दौरान उन्होंने अलग अलग राज्यों के किसानों से वार्तालाप भी किया। उन्होंने कहा कि देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। इनकम अच्छी होती है पहले की तुलना में? हाँ जी सर। कितना फर्क आया होगा? अब पहले मानो अगर 100 रुपये मिलता था तो आज 100 के बदले में कितना मिलता होगा? पहले से सर काफी अच्छा हो रहा है इस समय, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये जो हमारा चिलिंग प्लांट बना, इससे भी हमको काफी इनकम में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमको मूल्य में जैसे हमारा मूल्य बढ़ता है तो हम इससे निकालकर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे काफी हमको राहत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कासगंज के प्रगतिशील किसान श्यामाचरण उपाध्याय से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने किसान श्यामाचरण उपाध्याय से पूछा कि पहले के मुकाबले अब आय कितनी बढ़ी है। श्यामाचरण ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत चिलिंग प्लांट बनने से काफी मदद मिल गई है। प्रधानमंत्री से बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस तरह का जो किसानों के लिए लाभ दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे ज़िले के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा प्रदान हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है और यहाँ के हमारे सभी लोग, अधिकारी लोग हैं, हमारे माननीय लोग हैं, इनके प्रयास से कासगंज को ये स्थान मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये किस्त 2-2 हजार रुपए की होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीबीटी के तहत किसानों के बैंक खाते में पैसे को ट्रांसफर करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में 22 विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। इसी बीच सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दिल में अखिलेश यादव बसते हैं। उन्हें अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं। राजभर के इस संकेत से सूबे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है।
बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें। राज भर को भा रहे अखिलेश की तारीफ में पढ़े कसीदे, सपा से गठबंधन के संकेत, सियासत का बाजार गर्म, बीजेपी को हरा सकती है सपा। बीजेपी को जमकर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में अखिलेश यादव की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत काम किया है। छोटे लोगों को लगातार साथ लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 के चुनाव में सपा अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को चुनाव हरा सकती है। वो देखिए, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं। देखिए, योगी साधु है, वो साधु बाबा हैं, उनको मंदिर में रहना चाहिए, वो नेता नहीं है। नेता तो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। अरे सही बोल रहे हैं, वो तो नहीं औरों किए होंगे ये सब। भाजपा भारतीय लूट पार्टी हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय लूट पार्टी। आपने देखा कि बनारस में प्रधानमंत्री आए, उद्घाटन कर रहे हैं शाम को, और सुबह छत गिर जा रही है। अभी आपने देखा कि पुल बन रहा था और बना नहीं, तब तक पुल गिर गया, दर्जनों लोग मर भी गए थे यहीं बनारस में। तो इनके काम, अभी जो पुल बना अभी इसी साल गंगा जी में बह गया बाढ़ में। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी। एक हमने कार्टून देखा था, एक आदमी ने पूछा कि मोदी जी कैसे लूटते हैं, तो मोदी जी को ने बताया कि योजना बना बना के लूटते हैं। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली थी। मुलाकात के दौरान यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी मौजूद थे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया था, लेकिन माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव से हुई मुलाकात के पीछे ओम प्रकाश का सियासी एजेंडा था। देखिए, स्वतंत्र देव पटेल जी पिछड़े समाज के नेता हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। कुछ व्यक्तिगत हमारे उनके संबंध हैं, कुछ काम था, उस संबंध में हम गए थे, और पॉलिटिकल उसका कोई मतलब नहीं है। अब लोग उसका अर्थ का अनर्थ लगावें, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये हम गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारा समझौता बीजेपी से नहीं। ऐसे में अब राजभर की अखिलेश यादव की तारीफ करने के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अब की बार उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनका दल अलग अलग तरह के समीकरण बैठाने में जुटा हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। सुबह के लिए उड़ चला